हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका। आज हम बात करेंगे हमारे ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांतों के बारे में। ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत अगर वो जो SORT थ्योरी है, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म जो थ्योरी है हमारी, उस पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, रिस्पॉन्स थ्योरी। तो ये बात जो थ्योरी जाने जो श्रेय जाता है वो तो खैर वुडवर्थ को जाता है, ये बात भी आप सभी जानते होंगे। लेकिन इसके अंदर अब बात करें तो सबसे पहले गेस्टाल्टवादियों की बात करते हैं। गेस्टाल्ट शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, इन सब बातों के बारे में भी हम बातें करेंगे। साथ में हम जो हमारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है उस पर भी बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम इस विषय के अंदर अब चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम इस हमारे पहले चीज़ की। और सबसे पहले हमारा आता है क्या, गेस्टाल्ट का सिद्धांत या पूर्णाकार सिद्धांत भी, जिसे समग्र सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों आपने नाम सुना होगा मैक्स वर्दीमर का। उन्होंने सबसे पहले सन 1911 की बात है, उस समय उन्होंने एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम सुना होगा आपने, थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे। उनकी बात का थोड़ा सा उन्होंने उसके ऊपर टिप्पणी करते हुए लिखा कि अगर वो ये कहते हैं कि त्रुटि और पूर्ण से सीखता है तो ये उनका वहम है। कहने का भी मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा सेम लिखा हो, कोई ज़रूरी नहीं है। उन्होंने उसकी बात को कट किया कि ऐसा नहीं है कि बालक त्रुटि भूल प्रयत्न इनसे सीखता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सन 1912 में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था गेस्टाल्टवाद, और उसमें ही उन्होंने गेस्टाल्टवाद का रूप उन्होंने सबसे पहले इस शब्द को यूज किया। इसका अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है दोस्तों समग्र, यानी पूर्ण रूप, यानी पूर्णाकार। तो दोस्तों इसको आगे किसने बढ़ाया? आगे बढ़ाने के लिए कोहलर ने सन 1913 से 1918 के बीच भी कुछ किताबों में लिखा होता है, कुछ में 1916 से 1920 में लिखा होता है। तो उन्होंने उस समय प्रयास किया और कुर्तकोपका के सिद्धांत में उन्होंने इन्हें प्रतिपादित किया। बुक थी, इनको जब ख्याति मिली वो सन थी सन 1925 की। 1925 में मेंटालिटी ऑफ एप्स नामक एक किताब थी, उसमें इस चीज़ को छपाया गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये था क्या? देखिए, ये एक वन मानुष पर रिसर्च हुई थी, मतलब एक जो बंदर टाइप का होता है उस पर एक रिसर्च हुई थी, इन्होंने की थी। कैसे की थी? एक डब्बे के अंदर उसको बंद किया, और सबसे पहले क्या किया, एक जो डब्बा कैसा था, जैसे एक जो होते हैं ना, हम कहते हैं जैसे जेल होती हैं, सेम उसी टाइप का। ठीक है, ताकि बाहर सारी चीज़ें दिखाई दे, बीच में सरिये लगे हुए हों, इस तरह का एक डब्बा था, उसमें उन्होंने बंद किया था, जैसे हम पिंजरा बोल देते हैं। तो उनके जब उस भूखा था वो, और उसको जब भूख लगी तो उनके सामने उसने क्या किया, कुछ केले रख दिए बाहर, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकता था। एक उसने छड़ी रख दी, वो छड़ी के माध्यम से ही पहुँच सकता था। अब बंदर ने बड़ी ट्राई, वन मानुष ने बड़ी ट्राई की, लेकिन कोशिश नहीं मिली। तो क्या हुआ, आफ्टर दैट उसने वो लकड़ी उठाई और फिर धीरे धीरे उसने उसको कोशिश किया उस केलों को अपनी तरफ लेने के लिए, तो वो कामयाब रहा और उसने केले खा लिए और भूख मिटा ली अपनी। दूसरी बार फिर प्रयास किया, इस बार थोड़ा और दूर रख दिया और ये 2 छड़ी रख दी, लेकिन वन मानुष ने क्या किया, अपनी पहले वाली सूझ इस्तेमाल की ना। सूझ का सिद्धांत इसीलिए बोलते हैं इसी को, कि उन्होंने पहले वाली ट्रिक आजमाई कि हाँ मैंने पहले भी तो खाए थे एक लकड़ी को, इस बार दूसरी लकड़ी को भी इसने जोड़ा और खा लिया। फिर एक और ट्राई किया, इस बार क्या था, केले उसके अंदर ही लटका दिए। किसके अंदर? उस जो पिंजरा था उसके अंदर ऊपर लटका दिया, लेकिन वो पहुंच नहीं सकता था, एक डब्बे के माध्यम से पहुंच सकता था, तो वो डब्बा रख दिया कोने में। उसने वही सूज का पहली बार तो कई बार ट्राई किया, लेकिन बाद में उस डब्बे पे चढ़ के खा गया। फिर थोड़ा और ऊंचा, फिर 2 डब्बे रखे। बंदर जो वन मानुष था वो बड़ा सूज का सिद्धांत यूज कर रहा था अपना तर्क से, दूसरा डब्बा उसके ऊपर रखा और खा लिया। तो ये सेम सिचुएशन थी दोस्तों, इसीलिए इसको सूज का सिद्धांत दिया गया। और इसी कारण एक ओलपोर्ट नामक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 44 बच्चों पर शोध किया और उन्होंने ये पाया, उन 44 बच्चों को क्या है, खिलौने ला के दिए उन्होंने और सबके आगे रख दिए। तो जिनको मतलब जिसकी उम्र ज़्यादा थी ना दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले खिलौने ले लिए, और जिसकी उम्र जितनी जैसे जैसे कम थी उन्होंने उतना ही लेट खिलौने प्राप्त किए। तो इसलिए उन्होंने एक बात उन्होंने भी लिखी कि मनुष्य के अंदर जानवरों से ज़्यादा दिमाग होता है, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आगे मतलब बढ़ता जाता है। ये बात उन्होंने ओलपोर्ट ने कही थी।
तो ये सूझ का सिद्धांत इसीलिए बना दोस्तों, इसकी हमारे अंदर हमारी जो एजुकेशन है उसमें क्या बेनिफिट है। देखो पहली बात, आप ये पूर्ण से अंश की ओर जाता है, क्योंकि आपको कोई चित्र दिया होता है। जैसे हम छोटे थे अखबार पढ़ते थे, उसमें एक शनिवार को एक जो मंजरी नामक एक छोटी सी बुक आती थी, उसमें चित्र दिए होते, बोले 10 अंतर निकालो इसमें से। किसी के कान नहीं होता था, किसी के नाक नहीं, हम बड़े खुश होते थे। तो वो पूरी फोटो तो है ना दोस्तों, लेकिन उसके बारीकी में जाना, जैसे आज ग्रामर पढ़ते हो, पहले टेंस बताते हैं, फिर टेंस के मतलब उसके पार्टों में जाते हैं, फिर उसकी गहराई में और जाते हैं। सेम वही बात है, ये इसी का ही काम है। तो सेम ये गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत पर काम करता है, सूझ का सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर। पाठ्यक्रम का निर्माण भी इसी पर ही आधारित है। का निर्माण जो पुनर्बलन में भी था दोस्तों, तर्क और चिंतन भी इसमें पाया जाता है। क्योंकि अगर आपको पहले की कोई चीज़ अनुभव है, अनुभव के आधार, अनुभव पर ही बलि देता है ना। अगर आपको अनुभव है तो आप उसका यूज़ कर लेते हो कई बार। जैसे कि एक मैकेनिक करते ही है ना, पूरा पहले का अनुभव होता है तभी तो वो डॉक्टर करते ही है ना। उनको पता होता है इस तरह की बीमारी में इस तरह के, जैसे कोरोना आई हुई तो ये सिम्टम हमें जब जुकाम होता है तो अब ऐसे लगता है कोरोना है, क्योंकि ये पहले लोगों में हुई हुई है, अनुभव हो चुका है इन चीज़ों का। तो सेम दोस्तों यही बात है, इनका उपयोगिता यही है कि अनुभव हो, चाहे वो तरंग चिंतन भी पाया जाता है इसमें, सूझ का सिद्धांत इसे हम कह सकते हैं। तो इस पर भी बल देता है, पाठ्यक्रम का निर्माण भी होता है। दूसरा सिद्धांत आता है इसके बाद, जिसका नाम है तलरूप का सिद्धांत। क्या नाम है दोस्तों? तलरूप का सिद्धांत। दिया किसने था? तो अगर हम तलरूप के सिद्धांत की बात करें दोस्तों, तो वो देने वाले व्यक्ति का नाम था कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन का काल 1916 से माना जाता है 1946 तक, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ। तो उन्होंने एक छोटी सी बच्ची पर प्रयोग किया था जो पाँव चलती हो। पाँव चलती का मतलब ऐसे नहीं चलने, वैसे दौड़ के नहीं, जैसे घुटनों के बल चलना, सॉरी, घुटनों के बल जो चलती थी। अब उसने क्या किया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसने क्या किया, एक डब्बा बनाया, ऐसे डब्बा बना दिया, ठीक है दोस्तों, डब्बा बनाया। लेकिन उससे पहले वो डब्बे को उसके अंदर खाना था। लेकिन शुरुआत में उन्होंने क्या किया, उस लड़की को इधर से चलाया, जैसे वो चली तो उन्होंने आगे बाधा रख दी। फिर वो लड़की इधर से घूमी, फिर उसने एक और बाधा रख दी उसके आगे, मतलब वो खाने को रोक रहा था। एक डब्बा बन जाएगा, बनाया तो नहीं खैर। फिर वो बार इधर से होकर आई, फिर उन्होंने इधर लगा दिया, लास्ट में थोड़ी सी जगह रख दी। वो लड़की उधर से होके उसको ले लिया खिलौने को और अपने पास रख लिया। तो उसने एक बात कही थी दोस्तों कि आपके सामने चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए जीवन में, आपको हार नहीं माननी है। कुर्ट लेविन ये बोलते हैं, क्योंकि इस छोटी सी बच्ची को तो कुछ नहीं पता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे जैसे वो बाधा आगे अटैच की ऐसे, लेकिन वो इधर से आ गई, फिर आगे अटैच की, फिर इधर से आ गई, आगे अटैच की, फिर इधर से आ गई, लास्ट में आके उसने खिलौना ले लिया। तो इसलिए वो ये सकारात्मक सोच पर बल देते हैं कि आप सकारात्मक रहिए, आप कोशिश कीजिए, आपको जीवन में कामयाबी जरूर मिलेगी। ज़्यादा कुछ इसका है नहीं, यही बात है हमारी शिक्षा में भी है। आप मेहनत कीजिए, नौकरी जरूर मिलेगी, मेहनत करते रहिए, हौसला मत हारिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, उस पर बात करते हैं। किसने दिया होगा? अल्बर्ट बांडुरा ने। बात कब की है? उनका जन्म हुआ था कनाडा में, सन थी 1925। लेकिन ये जो सिद्धांत था वो तो अमेरिका में आकर दिया उन्होंने। लेकिन जो हमारे ये थे, अभी पीछे हमने बात की कुर्ट लेविन, ये भी वैसे गेस्टाल्टवादियों के साथ काफ़ी समय रहे, अमेरिका में इन्होंने आकर दिया अपना सिद्धांत। तो दोस्तों बात जब आती है अब अल्बर्ट बांडुरा की, तो अमेरिका में आकर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। 1960 से लेकर लगभग उन्होंने 1976 तक प्रयास किया, लेकिन 1977-78 में अपना सिद्धांत दे दिया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। उन्होंने क्या कहा कि जैसे हम समाज में रहते हैं ना, अपने एक दूसरे के साथ, एक दूसरे लोगों के साथ अपने समाज में जीवन यापन करते हैं, तो हम उनसे बहुत कुछ, उनके व्यवहार को देखकर हम भी बदल जाते हैं। गिलफोर्ड का सिद्धांत याद आता होगा, व्यवहार से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। तो ये कहता है लोग दूसरों की कॉपी करके भी कुछ चीज़ें करते हैं, जिसे हम मॉडलिंग कहते हैं, उनसे सीखते हैं बहुत सी चीज़ें। इसलिए एक बच्चा भी अगर हम घर में देखें तो वो क्या करता है, जैसा बिहेव घर में होता है वो उसी को देखकर, उनकी जो गुड़िया होती है या कोई भी खिलौना होता है वो उसके साथ वैसा बर्ताव करता है। सेम बात है। इसलिए ये कहते हैं कि माता पिता हो चाहे अभिभावक हो, सबको अपने बच्चों पर ध्यान देखना चाहिए कि उनके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उनको काम में लेना है, कैसे उनको क्या सिखाना है। इन बातों पर उन्होंने कहा आपको ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं है, वो हमें सामाजिकता सिखाना चाहते हैं कि आपको कैसे उनके साथ बिहेव करना है।
ये ही थे दोस्तों, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इतने ये दोनों, लेकिन हमारा काम था आपको बताना। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये टॉपिक। आगे वाली वीडियो में फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। बाकी बची हुई वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी है तो धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो। शुक्रिया।